कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना जो भी पार्ट है रिवाइज कर रहे होंगे। सो नाउ वी आर मूविंग टू द कंसिडरेशन पार्ट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट द कंसिडरेशन, what is consideration, what are the essential elements of the consideration, and what are, yes, we have discussed only valid elements. Now we are moving further. What we have to learn in this session is sued by third party to a contract, right? So as you know, if there is exist a contract between the two parties, means suppose there are two parties A and B, okay? So only party to the contract can sue अपॉन ईच अदर, मीन्स यहाँ पर ए और बी ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सी ने कंसिडरेशन मान लीजिए ए को दिया है, बट सी इज़ नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो यहाँ पर सी केस नहीं कर सकता है, कैन नॉट स्यू अपॉन द ए और बी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो स्यू। देखते हैं वो क्या है। राइट, ये देखिए, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू नोन एज, ये देखिए आपको लाइन याद रखनी, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इज़ नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है राइट अपने टू स्यू। क्या है जैसे फर्स्ट ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट के केस में जो बेनिफिशियरी होगा ही कैन क्लेम हिज राइट्स टू स्यू अपॉन द पार्टीज, मीन्स अगर उसके कुछ राइट्स है तो वो अपने क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है राइट। फैमिली सेटलमेंट, राइट, फैमिली सेटलमेंट में देखिए क्या होता है कि जितने भी ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन स्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो भी वो अपने राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं हम। उसके बाद सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट। अब मैरिज तो देखिए जिसके बीच में मैरिज हो रही है उन दोनों के बीच में मैरिज हो रही है, मान लीजिए ए और बी के बीच में। अब यहाँ पर सी चाहे तो वो स्यू कर सकता है ए और बी को किसी बात के लिए। सो कुछ मैरिजेस के केसेस में भी हो सकता है, सामने वाला कर सकता है। असाइनमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया हो, मान लीजिए ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब ए ने क्या किया, सी को कर दिया असाइन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सी को दे असाइन कर दिया। सो यहाँ पर सी क्या कर सकता है, स्यू इन्फोर्स कर सकता है, ये असाइन ही हो गया, सो ही कैन इन्फोर्स हिज राइट एंड ही कैन स्यू ऑल्सो। यस, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपर, ये देखिए क्या है यहाँ पर, इसमें कुछ कंडक्ट हो रहे हैं, जैसे किसी ने कुछ काम किया तो वो काम बाद में मना कर दिया उसने, या फिर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं इसे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि ये लो 20,000 रुपये और ये सी को जाके दे आओ। बी ने सी को इन्फॉर्म किया कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये देने आ रहा हूँ। अब बाद में क्या हुआ, बी का मन ललचा गया और उसने 20,000 रुपये सी को नहीं दिए। सो यहाँ पर क्या होगा, ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है बी से, लेकिन फिर भी ए अपने राइट लगा सकता है, मतलब ए अपने राइट इन्फोर्स कर सकता है और बी के ऊपर केस कर सकता है कि तुमने 20,000 रुपये क्यों नहीं दिए, ओके। ये देखिए कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ये कोवेनेंट है। कोवेनेंट मतलब होता है कि कोई ज़मीन के ऊपर कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, लीगल डिस्प्यूट चल रहा हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे जो परचेज़र होता है, एग्जांपल से समझिए, जैसे अब कोवेनेंट चल रहा है लैंड के ऊपर कोई ज़मीन, सो परचेज़र जो मतलब जिसने लैंड खरीदी, अब उसके ऊपर वो कोवेनेंट जो चल रहा है, और लैंड इस केस में क्या होता है, सेलर नहीं बेचेगा, क्योंकि सीधी सी बात है क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि यहाँ पर कोवेनेंट मतलब लीगल नोटिस चल रही है, उस पर कुछ अमाउंट है, कुछ क्लेम्स है जो कि सेलर को पे करने हैं, ओके। और वो कौन पे करना है सेलर को, और किसे पे करना है, टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मीन्स इस केस में हम रजिस्ट्रार को मान सकते हैं। रजिस्ट्रार को मान लीजिए उसे कुछ पे करना है पैसा, कुछ भी डिस्प्यूट हो गया है। सो अब ये जब ऐसा कोई बात आती है तो एक्विजिशन जो मतलब कि जो ओनरशिप होती है वो उनके पास चली जाती है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास चली जाती है। तो मान लीजिए ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास चली गई, तो अब क्या हुआ,
अब जो भी पैसे अब रिकवर करने थे, अब क्योंकि ये इसने परचेज़ कर लिया है, जिसमें जो परचेज़र होगा अब क्या करेगी, वहाँ से वो रिकवर कर सकते हैं, तो इसको अब स्यू कर सकते हैं क्योंकि सेलर तो अब हट गया। ओके, इस केस में भी हो जाएगा क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो सेलर के बीच में और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के बीच में था। ओके, लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ, लैंड जब बेच दी गई तो परचेज़र के ऊपर भी आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इंटर थ्रू एजेंट, यस, कॉन्ट्रैक्ट इंटर थ्रू एजेंट, एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करी है तो अब यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल होगा, ही हैज़ ऑल्सो राइट टू स्यू द पार्टी, क्योंकि वो प्रिंसिपल है तो मेन प्रिंसिपल ही होता है वैसे तो। सो अगर एजेंट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ है, मान लीजिए इसने इंटर किया है बी से, तो यहाँ पर प्रिंसिपल के पास, मान लीजिए जिसका प्रिंसिपल का नाम राम है, तो राम के पास भी राइट है कि वो सी से अपने सारे राइट्स इन्फोर्स कर सकता है। यस, वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। अब ये देखिए क्या है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वैलिड। लेकिन अब कुछ आए वैलिडिटी है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन चाहे कंसिडरेशन ना भी हो तो ये पढ़ना है। देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसे नेचर्स लव एंड अफेक्शन से आए, जिसमें अपनापन हो, प्यार हो, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो गया, फादर मदर का, फादर और डॉटर का हो गया, फादर या सन का हो गया, ओके, सिबलिंग्स का हो गया, मदर एंड सन का हो गया। सो ये सब क्या हुआ, नेचर्स लव एंड अफेक्शन, दो दोस्तों का हो गया। ओके, इसमें क्या होता है कि कोई अगर चीज़ आप दे रहे हो, जैसे अब फादर है, उन्होंने क्या किया, अपना एक प्लॉट अपने बेटे के नाम कर दिया। अब देखिए ये पैसे तो लेंगे नहीं ना अपने बेटे से, उसकी कीमत 10 लाख थी, लेकिन पैसे तो लेंगे नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि हुआ तो होगा पूरा एग्रीमेंट, सेल डीड वगैरह सब बनी होगी, क्योंकि राइट्स पूरे ट्रांसफ़र होते हैं। सो यहाँ इन्होंने कहा नेचर्स लव एंड अफेक्शन है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ओके, इन्होंने कुछ कंडीशन डाली हैं कि नेचर्स लव एंड अफेक्शन से वैलिड कब होगा। देखिए, एक तो पहले क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वो रजिस्टर भी होना चाहिए, और इट मस्ट बी आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि अब ये नहीं है कि फ़ादर के ऊपर वो सन, मान लीजिए सन से नहीं बनती है, फ़ादर सन के ऊपर, मतलब फ़ादर के ऊपर उसने क्या किया, पिस्टल रख के अपने आप नाम करवा ली, तो ये दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, so all these are the condition, like close relationship must be exist between the parties, contract must be in writing, and third one is the contract must be registered, जैसे कि अगर सेल को ट्रांसफ़र हो रहा है तो सेल डीड होना चाहिए रजिस्टर ऑफिस में, उसे मींस रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर होना चाहिए, डीड बननी चाहिए पूरी, सेल डीड वगैरह राइट के ट्रांसफ़र के, एंड अगेन देन द लव एंड अफेक्शन के थ्रू ही वो होना चाहिए। ओके, यस नेक्स्ट, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज कि ये देखिए, इसका भी इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि अगर कोई पास्ट वॉलंटरी, मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, तो उसको भी इन्होंने वैलिड में डाला है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि वॉलंटरी होना चाहिए सर्विसेज, और उस टाइम प्रोमिसी प्रेजेंट होना चाहिए। सो एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मान लीजिए देखिए, पी ने आर का फाइंड कर लिया पर्स, ठीक है, पी को रास्ते में मिल गया आर का पर्स, अब पी ने जाके आर को दे दिया। आर ने क्या कहा, आर को बहुत खुशी हुई कि उसका पर्स मिल गया, तो उसने कहा कि पी से कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँगा। अब इसने कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँगा, सो यहाँ देखिए पी ने क्या किया है, वॉलंटरी सर्विस करी है, क्योंकि वॉलंटरी सर्विस करी है, उसने खुद से पर्स उठा के आर को दिया, वो चाहे तो अपने पास रख सकता था, मान लीजिए उसमें 1,00,000 रुपये थे, रख सकता था, लेकिन आर ने क्या किया, आर ने उसको कंपनसेट किया और उससे कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँगा। तो यहाँ पर भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, यस नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब मान लीजिए
ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने इसको दिए 50,000 रुपये, ओके। बी और कहा कि 3 साल में लौटाना है तुम्हें। 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, टाइम बार हो जाएगा, मतलब 3 साल के बाद ना ए मतलब बी से रिकवर नहीं कर सकता है पैसे, ये कॉन्ट्रैक्ट था। अब 3 साल हो गए, ए कुछ भूल गया, मान लीजिए वो चला गया था यहाँ से, विदेश चला गया था, या फिर उसको उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, उसे कुछ हो गया था, सो ही वॉज़ नॉट ओके। तो 3 साल हो गए, वो स्यू करने का भी टाइम नहीं मिला उसे। अब क्या हुआ, अब तो कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म, क्योंकि 3 साल हो गए। अब टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि वैलिडिटी उतनी ही होती है, टाइम लैप्स हो गया तो अपने आप रिवोक हो जाता है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए एक नया बी ने कहा ठीक है तुम्हारा टाइम बार हो गया, तुम स्यू नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या करूँगा, इसके बदले में 30,000 रुपये दूँगा। तो जो 30,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो ये क्या होगा, इसने कहा प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। देखिए बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 30,000 रुपये दे दूँगा, चलो 50 के बदले, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ओके। एजेंसी, अब कोई एजेंसी क्रिएट करता है तो एजेंसी के बदले में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उसको बदले में भी कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है। सो इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी के साथ एजेंसी क्रिएट करते हो। चैरिटी, आप किसी को चैरिटी देते हो तो भी अपनी मर्ज़ी से देते हो, उसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन्स अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है किसी के साथ कि आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़, किसी को डोनेट किया है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट, यस, सो यस, कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट देखिए, अब ए ने बी को मान लीजिए कोई गिफ्ट दिया, या फिर गिफ्ट कह सकते हैं, या फिर जैसे गिफ्ट डीड बनती है, कैसे, जैसे ए बी का बर्थडे था और ए ने क्या किया, उसको बर्थडे पे सेल लैंड गिफ्ट कर दी। अब लैंड जब गिफ्ट करा जाता है तो इसके बदले में क्या हुआ, बी ने कोई पैसे तो दिए नहीं, 25 लाख की मान लीजिए लैंड थी, और 25 लाख रुपए तो क्योंकि उसका बर्थडे था बी का, तो ए ने क्या किया, उसे गिफ्ट किया। तो यहाँ पर एक गिफ्ट डीड बनती है जब कोई गिफ्ट करता है। सो यहाँ पर भी देखिए कंसिडरेशन के बिना उसे मिल रहा है, बी कुछ कंसिडरेशन तो दे नहीं रहा है, 25 लाख रुपए तो मिल नहीं रहा है उसे, तो इसलिए कहा गया ये भी क्या होगा, कंप्लीटेड गिफ्ट्स हैं अगर, सो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड होगा। नेक्स्ट, बेलमेंट। देखिए बेलमेंट तो पहले से ही बेलमेंट एक्ट के अंदर बोला गया है, इट मस्ट बी विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, सो देर इज़ इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट मतलब क्या होता है, ज़मानत पे छोड़ना। ज़मानत होती है लोगों की, जब जैसे आपने देखा होगा कोर्ट वगैरह में ज़मानत मिल जाती है, कुछ पेपर्स वगैरह लगाओ और जो लॉयर वगैरह हायर करो, सो दे वो आपको छोड़ देते हैं बेलमेंट के उसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the consideration, and with this we have finished this chapter. Now we will discuss unit 3, okay, other essential elements of a valid contract. It's a little bit मैं कह सकती हूँ लेंदी चैप्टर, ओके। सो जैसे यूनिट 1 हमारा था, थोड़ा टाइम में ख़त्म हुआ था, 7 पार्ट लग गए थे, सो it will also take time, so be patient, and thank you friends। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। टिल देन आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको गो थ्रू प्लीज़ करें जो मैं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पज़, और एग्ज़ाम भी अब देखिए अनाउंस हो ही गए हैं, ओके। सो अच्छे से स्टडी करिए, हार्ड स्टडी करिए, एंड बाय फ्रेंड्स।